हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन पुंज के प्रतिनन के आधार के ऊपर यह स्पष्ट कर लिया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन द्वारा हम किसी भी नाभिक के आवेश या आवेश वितरण घनत्व के बारे में जान सकते हैं। मैंने आप लोगों को कल के लास्ट 4 घंटे बताया था कि कौन से पार्टिकल जो कि इस या किसी भी प्रकार के आवेश किसी भी नाभिक के आवेश घनत्व के वितरण या फिर उसकी नाभिक की आवेश त्रिज्या के बारे में कौन से पार्टिकल उसकी जानकारी दे सकते हैं या कौन से नहीं दे सकते। तो उसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था कि आप लोगों को कोई भी पार्टिकल जिसकी या पार्टिकल या कोई किरण पुंज जब आप उस किरण पुंज को नाभिक के ऊपर इंसिडेंट करते हो तो उसकी अगर तरंगदैर्घ्य नाभिक की त्रिज्या से अधिक है या उसकी नाभिक की त्रिज्या की कोटि के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में वो किरण पुंज कभी भी हम लोगों को उसके अंदर आवेश त्रिज्या फिर आवेश घनत्व वितरण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकता। सेकंड पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम उच्च ऊर्जा की गामा किरणों को अगर किसी भी परमाणु के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो उस कंडीशन में वो गामा किरणें क्या कर लेती है, उससे नाभिक के बाहर ये बाह्य कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनके साथ में वो क्या कर लेते हैं, एक प्रकार से अन्योन्य क्रिया कर लेते हैं। उस अन्योन्य क्रिया के कारण वो नाभिक तक पहुंच ही नहीं पाती या नाभिक से वो प्रकीर्णित ही नहीं हो पाती। उससे पहले उसकी अन्योन्य क्रिया किसी और पार्टिकल के साथ होने के कारण हम उस कंडीशन में भी आवेश त्रिज्या का मापन नहीं कर पाते तथा आवेश घनत्व वितरण के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते। और तीसरे पॉइंट में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी न्यूट्रॉन या उच्च ऊर्जा का न्यूट्रॉन या उस और भी सूक्ष्म कण जैसे प्रोटॉन वगैरह का इंसिडेंट हम करते हैं तो इंसिडेंट के दौरान या हमने जो आपतित किया इलेक्ट्रॉन को नाभिक के न्यूट्रॉन को नाभिक के ऊपर उनके नाभिक और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इन दोनों के बीच में किसी प्रकार के नाभिकीय बल की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर इन कणों के बीच में नाभिकीय बल लग जाता है तो उस कंडीशन के अंदर वो तो कण जो होते हैं वो अंदर की तरफ नाभिकीय बल से अपने ऊपर एक प्रतिक्रियात्मक अपने ऊपर एक नाभिकीय बल की अन्योन्य क्रिया का प्रभाव महसूस करते हैं। उस वजह से भी हम क्या नहीं पता कर सकते क्यों जब वो कण नाभिकीय बल के अंदर के प्रभाव में तो स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर वो पार्टिकल वापस प्रतिबिंब की तरह नहीं मिलेंगे तो हम लोगों को ये नहीं पता चल जाएगा कि उस नाभिक के अंदर आवेश घनत्व वितरण क्या है या फिर उस नाभिक की आवेश त्रिज्या क्या है। और लास्ट में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब हॉस्ट स्टूडेंट ने इस प्रयोग के अंदर तो इस प्रयोग को किया या इसी प्रयोग को करने के लिए उसने क्या किया, उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को जब क्या किया नाभिक के आपतित किया तो उस समय उसने उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को आपतित करते समय डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की सहायता से यह प्राप्त किया कि जब हम उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को किसके ऊपर आपतित करते नाभिक के ऊपर आपतित करते तो उनकी तरंगदैर्घ्य एक तो क्या होती है, तरंगदैर्घ्य होती है वो उनकी नाभिक की त्रिज्या की कोटि के बराबर होती है। दूसरी चीज हमने ये पाई कि जो इलेक्ट्रॉनों को जब हम नाभिक के ऊपर आपतित करते हैं तो उनके अंदर कूलम्ब अन्योन्य क्रिया या कूलम्ब प्रतिकर्षण या कूलम्ब आकर्षण बल लगता है। उस वजह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के पृष्ठ या नाभिक की त्रिज्या जो नाभिक के पृष्ठ है उसके नजदीक से नजदीक जाता है और उसके पश्चात वो उससे प्रकीर्णित होता है। तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं कि उस नाभिक की आवेश त्रिज्या क्या है या उस नाभिक के अंदर आवेश घनत्व का किस प्रकार से वितरण किया गया है उस चीज के बारे में पता कर सकते हैं। अब इस प्रयोग के अंदर ऑब्स्ट्रैक्टर प्रयोग के अंदर ऑब्स्ट्रैक्टर ने एक इलेक्ट्रॉन पुंज के नाभिक के द्वारा प्रकीर्णन के ऊपर अध्ययन किया जिसके अंदर उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन तवरक के द्वारा जिसके एक साइड में पुंज अवरोधक लगा हुआ था उस पुंज अवरोधक द्वारा जब इलेक्ट्रॉन तवरक से उत्पन्न होने वाले उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को किसके ऊपर आपतित किया गया, प्रकीर्णन कक्ष के अंदर उपस्थित स्वर्ण पट्टिका या स्वर्ण के नाभिक के ऊपर आपतित किया तो आपतन के द्वारा अलग अलग प्रकीर्णन कोणों के ऊपर चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा जो अलग अलग प्रकीर्णन कोणों पर इस इलेक्ट्रॉन पुंज को क्या किया गया, डिटेक्ट या संसूचित किया गया। तो उस कंडीशन के अंदर इस किरण पुंज के द्वारा हम लोगों को इस नाभिक के अंदर कितना आवेश वितरित है या इस नाभिक की आवेश त्रिज्या क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जिस दूरी तक इस नाभिक के पास में गया उस चीज के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होगी। क्योंकि अब यहाँ पे आप देखोगे थीटा कोण से प्रकीर्णित हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हमको प्रकीर्णन परिक्षेत्र यहाँ मतलब जो इसका प्रकीर्णन परिक्षेत्र है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी जो कि सिग्मा थीटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा तथा यहाँ पे ये एम द्रव्यमान कैपिटल एम द्रव्यमान का जो नाभिक है वो इस इलेक्ट्रॉन पुंज को जो प्रकीर्णित कर रहा है तो उसका कारण जो इस नाभिक का प्रकीर्णन क्षेत्र होगा उसको भी ज्ञात कर सकते हैं।
साथ में अब इस नाभिक जब आप इलेक्ट्रॉन त्वरक को इस इलेक्ट्रॉन त्वरक को पुंज अवरोधक द्वारा जब हम एक चुंबकीय प्रक्षेपक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज या स्वर्ण पट्टिका के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो उसके दौरान उस नाभिक के अंदर उस नाभिक के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित हो रहा है, जैसे कि आप लोग पढ़ते थे कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को या फोटोन को जब आप इलेक्ट्रॉन से इंसिडेंट कराते थे तो उस दौरान वो अपने दिशा को परिवर्तित कर लेता था, तब आप एनर्जी निकालते थे किसकी, फोटोन की एनर्जी, परिवर्तित एनर्जी निकालते थे, या फोटोन जिस फोटोन को आपने इंसिडेंट किया या जो इलेक्ट्रॉन से टकराया उस समय उसकी एनर्जी क्या थी तथा उसके द्वारा वो उस इलेक्ट्रॉन द्वारा वो फोटोन कितने अलग अलग एंगलों के ऊपर जब प्रकीर्णित होता था तब उसकी एनर्जी हम ज्ञात कर सकते थे। तो उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन तो आ तो रहा है किसके पास, नाभिक के पास, लेकिन ये प्रकीर्णित होकर क्या हो रहा है, अपने दिशा को बदल रहा है, क्योंकि नाभिक क्या बहुत अधिक भारी है, अधिक भारी होने के कारण ये किस अवस्था में रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन या नाभिक की एनर्जी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, या ये बता सकते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर हम ये कहते थे कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में टक्कर होती थी वो कैसे होती थी, प्रत्यास्थ टक्कर होती थी। तो ये भी किस तरीके से इसकी भी व्यवस्था है, इसमें भी जो प्रकीर्णन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो भी इस प्रकार का कॉम्पटन की तरह ही, जिस प्रकार से कॉम्पटन इम्पैक्ट के अंदर या कॉम्पटन प्रभाव में इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटोन प्रकीर्णित होता था, उसी प्रकार से यहाँ पे नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित होगा। तो उस आधार के ऊपर अगर यदि मान लें कि एक नाभिक जो कि क्या m द्रव्यमान का नाभिक है, उसके द्वारा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित हो रहा है, उसकी प्रारंभिक एनर्जी E हो तथा वो थीटा कोण से प्रकीर्णित हो, तो कॉम्पटन सिद्धांत के अनुसार एनर्जी En या नाभिक की ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, E² mc² 1 - cos θ 1 + E/mc² 1 - cos θ। इस सूत्र के द्वारा हम लोगों को जो हमने नाभिक यूज किया है उसकी एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा। तो ध्यान रखना कि इस ऑब्स्टेटर प्रयोग के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन होगा, जो रेखीय त्वरण या एक इलेक्ट्रॉन त्वरक या एक किसी स्रोत के द्वारा जब हम उसको चुंबकीय विक्षेपों के द्वारा किसी भी स्वर्ण पट्टिका के या किसी अन्य धातु की पट्टी के ऊपर डालते हैं, तो एक स्थिर नाभिक के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन होने पर एक जैसे कि कॉम्पटन सिद्धांत में पढ़ा देते तो प्रकीर्णन हमेशा प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होगा। तो इस प्रत्यास्थ प्रकीर्णन के आधार पर जो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित हो रहा है या जो इलेक्ट्रॉन पुंज इस नाभिक के त्रिज्या या नाभिक के पृष्ठ के जितना नजदीक जा रहा है, उस आधार के ऊपर हम निकाल सकते हैं उस नाभिक का प्रकीर्णन क्षेत्र क्या है तथा उस नाभिक की ऊर्जा क्या है, तथा इस हिसाब में ये भी पता कर सकते हैं कि उसमें आवेश वितरण किस प्रकार से किया गया है या फिर उस आवेश की त्रिज्या क्या है। तो उसी आधार के ऊपर ये एनर्जी जो बताएगी, ये किस आधार के ऊपर बताएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुंज के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पुंज नाभिक के द्वारा प्रकीर्णित हो रहा है वो किस आधार के ऊपर हो रहा है, कॉम्पटन सिद्धांत के अनुसार ही प्रकीर्णित हो रहा है। इस वजह से इसकी एनर्जी नाभिक की क्या है, En = E² / mc² 1 - cos θ 1 + E/mc² 1 - cos θ। अब हम इसी में आगे जब हम यहाँ पर एनर्जी तो निकाल दी, लेकिन अब हमको और क्या चीजें निकालनी है, अभी हमको निकालना है कि इलेक्ट्रॉन की प्रकीर्णन, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से प्रकीर्णित हो रहा है उस नाभिक का प्रकीर्णन क्षेत्र क्या है, तथा साथ में हमको ये भी पता करना पड़ेगा जब ये इलेक्ट्रॉन पुंज से टकराया, तब टकराने का मतलब जब प्रकीर्णित होकर वो बाहर की तरफ निकला, तब इस नाभिक के अंदर आवेश घनत्व या इसके अंदर कितना आवेश वितरण था जिसके कारण ये वो अधिक या न्यूनतम या अधिकतम कोण किससे प्रकीर्णित हुआ, वो उसकी भी जानकारी हमको किससे पता चल जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन पुंज के प्रकीर्णन के द्वारा पता चल जाएगी। अभी तक तो इसके अंदर हमने ये निकाली थी कि एनर्जी जो नाभिक प्रकीर्णित हो रहा था उसकी एनर्जी क्या होगी, उस चीज के बारे में बात कर रही थी। लेकिन एनर्जी के साथ में हम लोगों को ये चीज भी निकालनी है कि उसका आवेश घनत्व क्या होगा, या फिर जिस नाभिक से इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित हो रहा है तो प्रकीर्णन के द्वारा उसका प्रकीर्णन क्षेत्र कितना होगा, मतलब कितनी दूरी तक या कितना नजदीक वो इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के जा सकता है, उस चीज के बारे में भी हमको पता करना है। तो उसके बारे में पता करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको प्रकीर्णन परिक्षेत्र का मान सिग्मा का निकालना, सिग्मा जो कि हमने रदरफोर्ड प्रकीर्णन किया था उसमें सिग्मा = πb² माना था, तो उस प्रकीर्णन क्षेत्र को निकालना पड़ेगा। तो प्रकीर्णन क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले पहली बात तो ये कि जो भी आपने प्रकीर्णन
रदरफोर्ड प्रकीर्णन पढ़ा था बोले, या ऑस्ट्रेलिया के प्रयोग के अंदर एक स्वर्ण पट्टिका द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रकीर्णन पढ़ो, दोनों ही चीज को आप देखोगे तो सेम क्या चीज है, नाभिक किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था में नाभिक है तो हम स्थिर अवस्था में नाभिक हम ये कह सकते हैं कि नाभिक स्थिर अवस्था में है तो उसका द्रव्यमान क्या है, बहुत अधिक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नाभिक की तुलना में तो पहले से ही कम होता है, तो इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि जो नाभिक है वो स्थिर अवस्था में है तथा उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत अधिक है। और किसी भी प्रयोग के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का जो प्रकीर्णन के परिक्षेत्र निकालना, उसका सूत्र हमने रदरफोर्ड प्रकीर्णन के अंदर क्या बताया, सिग्मा थीटा बराबर Z² 8 पाई एप्सिलॉन 0 Vk 1 sin की पावर 4 थीटा बाय 2, क्योंकि हमने वहां पर गोलीय क्षेत्र मानकर माना था कि प्रकीर्णन के अंदर या जो भी इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड प्रकीर्णन के अंदर अल्फा पार्टिकल नाभिक द्वारा प्रकीर्णित हो रहा था तो वो बी प्रकीर्णन क्षेत्र के अंदर हो रहा था, तो उस समय हमने प्रकीर्णन क्षेत्र की जो त्रिज्या थी वो बी मानी थी, तो उस वजह से वहां पे सिग्मा बराबर पाई बाय स्क्वायर लिख दिया। लेकिन जो रदरफोर्ड प्रकीर्णन होता है उसका प्रकीर्णन काल का क्षेत्र या अवकलनीय प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन का क्षेत्र परिक्षेत्र, उसका जो सूत्र होता है वो सिग्मा थीटा बराबर क्या होता है, Z² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 Vk² 2 की पावर होल स्क्वायर sin 4 थीटा बाय 2। अभी हम लोग सिर्फ ये सूत्र इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग अभी देखोगे ये टॉपिक जब लास्ट तक एंड होगा, ये जो हाफ स्टूडेंट का व्यू, इसमें लगभग 4 से 5 जितने भी सूत्र होंगे वो स्टैंडर्ड सूत्र ही लिखे हुए होंगे। स्टैंडर्ड सूत्र लिखने का कारण यही है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को इस सूत्रों के बारे में पूरे ये सूत्र कहाँ से आए या कैसे है उसके बारे में नहीं पढ़ना, आप लोगों को सिर्फ इतना सा पढ़ना है कि इसके अंदर प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है, उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अब आपने यहाँ पे प्रकीर्णन तो पढ़ लिया कि सिग्मा थीटा ये जो रदरफोर्ड प्रकीर्णन है उसका सूत्र ये होगा, लेकिन अब इस प्रयोग के अंदर क्या है, इस प्रयोग में आप देखोगे कि उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों का यूज कर रहे हैं, तो उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों का यूज कर रहे हैं उसके कारण हमको इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन या उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के इंसिडेंट के कारण इस प्रयोग के अंदर हमको इलेक्ट्रॉन के प्रकीर्णन का परिक्षेत्र के साथ साथ नाभिक का प्रकीर्णन परिक्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ तक नजदीक जा सकता है तथा उस इलेक्ट्रॉन का किसी अन्य अलग अलग कोणों के ऊपर जो प्रकीर्णन का क्षेत्र होगा उसका भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कोई भी इस प्रयोग में हमने उच्च ऊर्जा का प्रकीर्णन उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पुंज का यूज किया है तो उस वजह से बिंदुवत नाभिक जो हमने नाभिक माना है उसकी एनर्जी के कारण जो प्रकीर्णन परिक्षेत्र होगा उसका मान क्या होगा, सिग्मा थीटा बराबर Z² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 Vk into 1 upon sin की पावर 4 थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस 2mc स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये स्टैंडर्ड सूत्र है, मतलब आपको ये नहीं पता करना कि ये सूत्र कहाँ से है, लेकिन आपको ये सूत्र याद रखना जरूरी होगा कि हाफस्टेड प्रयोग के जो बिंदुवत नाभिक लिया उस बिंदुवत नाभिक का जो अवकलन या प्रकीर्णन परिक्षेत्र होगा, जैसे कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन पुंज या फिर अन्य न्यूट्रॉन वगैरह कोई भी अगर इसके नजदीक आता है उस नाभिक के तो उसके लिए जो प्रकीर्णन परिक्षेत्र होगा या अवकलन प्रकीर्णन परिक्षेत्र होगा उसका सूत्र क्या होगा, सिग्मा थीटा बराबर Z² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 Vk² 1 upon sin 4 थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस 2mc स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब अगर मान लो कि आपने जो किसी एंगल के ऊपर उस इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक से प्रकीर्णित हुआ है उसको आपने कैप्चर किया अलग अलग थीटा कोणों के ऊपर, तो उसके लिए जो थीटा कोण के लिए जो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित हो रहा है एक तो आपने प्रकीर्णन क्षेत्र ज्ञात किया और जो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित हो सकता है किसी और अलग अलग कोणों के ऊपर उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, सिग्मा थीटा बराबर सिग्मा थीटा बिंदुवत नाभिक इनटू Fq², मतलब इस Fq² का मल्टीप्लिकेशन बिंदुवत नाभिक वाले इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन क्षेत्र के साथ में करेंगे तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि अलग अलग कोणों के ऊपर अलग अलग थीटा के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन किससे ना चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर से संशोधित हो रहा है उसके लिए प्रकीर्णन परिक्षेत्र का मान क्या होगा वो इस सूत्र से पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेन बात बनती है कि Fq क्या है, Fq इलेक्ट्रॉन का रूप गुणांक कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का या जो भी आवेश आपने यूज किया उसका रूप गुणांक कहलाता है। रूप गुणांक से मतलब ये है कि अगर किसी भी पार्टिकल को आपने क्या किया नाभिक के ऊपर इंसिडेंट किया तो वो नाभिक के पास आ रहा है उसका प्रकीर्णन परिक्षेत्र कम है या अधिक है या वो कम हो, क्यों प्रकीर्णन क्षेत्र कम होगा या कि नहीं होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इस Fq या इस रूप गुणांक पर डिपेंड करता है। या ये कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक के आपके अंदर के उसके गोलीय आयतन के अंदर
क्या है, अगर आवेश बहुत अधिक है तब आप लोगों को मालूम है प्रकीर्णन परिक्षेत्र बहुत ही कम होगा, प्रकीर्णन परिक्षेत्र बहुत ही मतलब किस अनुपात में कम हो गया या और नजदीक आ सकता है नहीं आ सकता है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है इलेक्ट्रॉन है तो वो नाभिक के ऊपर पॉजिटिव आयन होने आवेश होने का बहुत नजदीक जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ही आवेश भरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा आवेश है उसके आयतन के अंदर, तो इस समय क्या होगा, प्रकीर्णन परिक्षेत्र धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये FQ जो है ये रूप गुणांक किसको बताएगा, इस रूप गुणांक के आधार के ऊपर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी पदार्थ, किसी भी नाभिक पदार्थ के नाभिक का प्रकीर्णन परिक्षेत्र उसके अंदर उसके एकांक आयतन के अंदर उपस्थित आयतन आवेश के आधार के ऊपर प्रकीर्णन परिक्षेत्र किस प्रकार से कम होगा। हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते थे तो उसके अंदर अगर किसी पदार्थ का ρ आवेश उसके पदार्थ के आवेश का घनत्व क्या है ρ तो उसके लिए हम नाभिक का आवेश किस सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं, इस सूत्र के द्वारा Z बराबर 0 कनेक्ट ρ और पाई r स्क्वायर डी। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो ये मैंने 3 सूत्र अभी लिखे ये सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सूत्रों के आधार के ऊपर हम लोगों को अलग अलग कोणों के ऊपर इससे बिंदुवत नाभिक के चारों ओर का प्रकीर्णन क्षेत्र, कोई भी इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के कितने से नजदीक या उस नाभिक के अंदर जो कितना आवेश भरा हुआ है उस आधार पे वो नाभिक के कितना और नजदीक जाता है, उस आधार के ऊपर प्रकीर्णन परिक्षेत्र कितना कम होगा या बढ़ेगा, उसका मान किसके आधार के ऊपर निकाल सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि इस FQ स्क्वायर का मान क्या होगा या FQ स्क्वायर के आधार के ऊपर ये सिग्मा थीटा की वैल्यू कैसे चेंज होगी, या फिर FQ स्क्वायर का मान किस अप्रोच कौन सी यांत्रिक क्वांटम यांत्रिक या क्लासिकल मैकेनिक्स किसके ऊपर डिपेंड है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तथा साथ में जो लास्ट में इस पूरे प्रयोग का एंडिंग होने पर रदरफोर्ड ने जो आवेश घनत्व का जो सूत्र दिया था जिसके आधार के ऊपर अलग अलग रेडियस के वजह अलग अलग प्रकीर्णन कोण के ऊपर जो आवेश का घनत्व किस प्रकार से परिवर्तित होगा उसके बारे में अभी इसी के अंदर पढ़ेंगे। अभी तक FQ का मान पढ़ा है, मतलब FQ होता है क्या होता है उस चीज के बारे में गुणांक के बारे में पढ़ लिया, लेकिन आपने जब लास्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर क्वांटम यांत्रिकी पढ़ी होगी तो उसमें प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो क्वांटम यांत्रिकी के अंदर प्रकीर्णन होता है उसके ऊपर बोर्न ने एक अप्रोक्सीमेशन दिया था। बोर्न नामक का एक वैज्ञानिक था जो कि अगर किसी भी पार्टिकल के अंदर किसी भी नाभिक के द्वारा अगर कण का एक बार दो बार उसी नाभिक के द्वारा 1 2 या 3 बार अगर प्रकीर्णन होता उस आधार पर उसने रूप गुणांक का एक सूत्र दिया था। यह आप लोग के मतलब ये सूत्र ऐसे पेपर इतना आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सूत्र आप लोगों को कहाँ से है इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह MSc के अंदर फिजिक्स में आता है, उससे पहले कहीं का यूज होता नहीं है इसका। लेकिन ये सूत्र जो होता है रूप गुणांक के लिए जो बोर्न अप्रोक्सीमेशन का वो सूत्र होता है FQ बराबर ZE rho r एक्सपोनेंशियल I Q वेक्टर डॉट r वेक्टर dr। जो ये सूत्र है ये रूप गुणांक का सूत्र बोर्न अप्रोक्सीमेशन में दिया था अलग अलग नाभिकों का, जो नाभिकों के अंदर अलग अलग कणों का अगर जो प्रकीर्णन होता है बार बार उस प्रकीर्णन के आधार के ऊपर रूप गुणांक का ये सूत्र दिया था। अभी हमने जो जितने भी प्रयोग पढ़े या हमने रदरफोर्ड के मॉडल या जितने भी मॉडल दिए गए नील्स बोर का मॉडल या फिर श्रोडिंगर वगैरह या फिर सोमरफेल्ड वगैरह के प्रयोग जो नाभिकों की त्रिज्या और उनके अंदर अलग अलग कक्षाओं के बारे में दिए गए, तो उनमें लगभग जो नाभिक की आकृति थी उसको कैसी आकृति माना गया था, गोलीय आकृति माना गया था। उसी गोलीय सममिति के कारण, सममिति मतलब गोलीय सममित सिमेट्री से मतलब क्या होता है कि दो भागों में तोड़ेंगे तो पार्टिकल कैसा हो, जैसा आगे वाला हो वैसा वैसा दूसरा सिरा भी हो, तो वो सिमिति को बता देता है। तो यहाँ पे FQ का मान क्या हो जाएगा, वो 4π/ZE³ rho r sin QR r dr, मतलब जो गोलीय आकृति होती है नाभिक की उस आधार के ऊपर इस बोर्न अप्रोक्सीमेशन के द्वारा रूप गुणांक को किस रूप में लिखा जाता है, इस रूप में लिखा जाता है। जिसमें तो आप देख रहे हो जब प्रकीर्णन हो रहा है तो प्रकीर्णन के दौरान ये जो संवेग स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पर संवेग में जो परिवर्तन होता है या स्थानांतरण होता है उसको किससे Q वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, जो कि प्रकीर्णन के दौरान किसी भी पार्टिकल जो इंसिडेंट हुआ नाभिक के ऊपर उसके संवेग में किस प्रकार से स्थानांतरण हो रहा है उसको बताता है। rho r उस नाभिक के अंदर जिस नाभिक के ऊपर इलेक्ट्रॉन आपतित हो रहा है इलेक्ट्रॉन को आपतित हो रहा है उसका आवेश का घनत्व कितना है उसको बताएगा।
तथा ए जो ये साइन क्यू आर ये कला गुणांक मतलब एक नियत राशि जो संवेग तथा संवेग में स्थानांतरण तथा उस नाभिक के रेडियस का जो मल्टीप्लिकेशन करने के ऊपर जो प्राप्त होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब जो ये एफ क्यू की वैल्यू है वो एफ क्यू की वैल्यू रो आर के फूरियर रूपांतरण आप अभी बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ोगे मैथमेटिक्स के अंदर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करके या लाप्लास एंड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करके बुक आएगी उसके आधार पर आएगी। तो ये एफ क्यू रूप गुणांक जो होता है वो आवेश घनत्व का क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के आधार के ऊपर प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली जो इस प्रयोग के अंदर ऑब्स्टेकल प्रयोग के अंदर इलेक्ट्रॉन पुंज के द्वारा जब पुंज का इंसिडेंट नाभिक के ऊपर होता है तब उस नाभिक के जो आवेश घनत्व का जो सूत्र निकाला गया वो जो सूत्र का वो क्या था रो आर बराबर रो 0 1 अपन एक्सपोनेंशियल आर माइनस आर 1/2 ओपन है। इसी सूत्र के आधार पर हमको जो ग्राफ मिलेगा वो इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। आप अलग अलग आर की वैल्यू के ऊपर जब ग्राफ की वैल्यू को नोट करोगे तो वो ग्राफ किस प्रकार से घटेगा या किस प्रकार से उसके में परिवर्तन होगा वो इस इसी समीकरण के आधार पर दिया जाता है। नॉर्मली आप देखते हो तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ किस प्रकार का होता है इस प्रकार का ग्राफ होता है। प्लस में एक्सपोनेंशियल हो तो इस प्रकार का ग्राफ और नेगेटिव में हो तो इस प्रकार का ग्राफ होता है। लेकिन ये उसका उल्टा है इससे क्या 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल है इनवर्स है तो इनवर्स की वजह से ये जो ग्राफ है वो किस प्रकार से आ रहा है यहाँ से इस तरीके से आ रहा है। इस वजह से आप देख रहे हो कि ग्राफ जो है वो इस प्रकार से ऐसे चेंज हो रहा है। तो जो ये 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल के अंदर जो वैल्यू है उस वजह से ग्राफ कैसे हो रहा है इस तरीके से नीचे की तरफ डिक्रीज होगा और अगर ऊपर की तरफ तो ग्राफ एक्सपोनेंशियल का पॉजिटिव में वैल्यू इस प्रकार से नेगेटिव में वैल्यू इस प्रकार से। अगर यहीं पर नेगेटिव में एक्सपोनेंशियल होता तो ये ग्राफ कहां से इस तरीके से यहाँ पर होता है इस जगह से ऐसे डिक्रीज होता। तो ये तो ग्राफिकली बताया गया है कि किस प्रकार से वैल्यू चेंज होती है उसके बारे में। तो मेन इक्वेशन जो है किसी पदार्थ के नाभिक का घनत्व को ज्ञात करने के लिए रो आर बराबर क्या है रो 0 अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल आर माइनस आर 1/2 अपॉन ए। जहां पे आप देखोगे कि ये एक फर्मी क्योंकि अभी आप देख रहे हो फर्मी वितरण फलन लिखा हुआ है। फर्मी वितरण फलन इसलिए बताया गया क्योंकि ये क्या होता है एफ क्यू रूप गुणांक का कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है फर्मी ट्रांसफॉर्मेशन है किस आवेश घनत्व के रूप में। इस वजह से इसको कैसा फर्मी वितरण फलन भी इसके कहते हैं। जहां पे रो 0 किसको बताते हैं 0 से मतलब ये है कि जो नाभिक का केंद्र होगा उस केंद्र के ऊपर उस नाभिक के आवेश का कितना मान है या आवेश का घनत्व क्या है वो किससे रो 0 से बताया जाएगा। r1/2 वह दूरी होगी जो केंद्र से वह दूरी होगी जिस पर r0 का मान क्या हो जाता है आधा हो जाता है। रो r का मान r0 का आधा रो 0 के मान का आधा हो जाता है मतलब जो केंद्र के ऊपर घनत्व है उसका भी आधा हो जाता है। ए एक नियतांक है और अब उसके बाद आप देखो कि जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ के अंदर देख रहे हो कि 0.9 रो 0 से 0.1 रो 0 अभी किस दूरी के ऊपर हो रहा है लगभग कितनी मोटाई के 4.4 ए मोटाई के ऊपर आप देखोगे तो जो घनत्व है नाभिक के अंदर आवेश का जो घनत्व है वो कितना 90% से घट के कितना परसेंट हो जाता है 10%। मतलब इतनी मोटाई नाभिक के पृष्ठ की इतनी मोटाई के ऊपर क्या होगा कि जो उसके अंदर आवेश का घनत्व है वो काम कितने से कितना हो जाएगा 90% से घट के कितना रह जाएगा 10% रह जाता है। यदि अगर मान लो कि नाभिक में आवेश वितरण एक समान रूप से मतलब पूरा का पूरी गोली आकृति है गोली सममित आकृति तो हमेशा आवेश का वितरण भी कैसा होगा एक समान होगा। तो एक समान आवेश वितरण के अंदर रेडियस r बराबर क्या होती है r0 e की पावर 1/3 और a की वैल्यू अगर लेस देन 50 है तो r0 का मान क्या हो जाएगा 1.32 × 10⁻⁻15 मीटर और r0 का मान 50 अधिक होने में ये होता है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप जब इस ग्राफ में देख रहे हो तो बहुत ज्यादा हल्के नाभिक होंगे जिनकी रेडियस क्या होती है कम हो या फिर आप ये कह सकते हो कि नाभिकों का अलग अलग द्रव्यमान या परमाणु संख्या होती है उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ हल्के तत्व होते हैं बहुत हल्के तत्व होंगे उनके लिए तो जो घनत्व होगा वो क्या होता है वो कुछ दूरी तक तो नियत रहता है लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और उसका मान एक बार 0 हो जाता है तथा ये r1/2 मतलब जिस जगह पे रो 0 की वैल्यू आधी हो जाती है किसकी अपने मैक्सिमम बिंदु मतलब केंद्र के ऊपर जो घनत्व की वैल्यू होती है उसकी आधी जहाँ हो जाती है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं ग्राफ में r1/2 से प्रदर्शित करते हैं। तो इस समीकरण के द्वारा हम जो नाभिक के
के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट करें या इलेक्ट्रॉन पुंज को आपतित करें, उसके उस इलेक्ट्रॉन पुंज को आपतित करने पर अलग अलग दूरियों के ऊपर नाभिक के अंदर जो आवेश घनत्व है वो किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, वो इस समीकरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एकांक आयतन के अंदर नाभिक के अंदर जो आवेश का वितरण है वो किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, उसको भी हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से इस ग्राफ के अंदर प्रदर्शित किया गया है। तो हम आपको ये जो दो सूत्र है कि मतलब 3 से 4 सूत्र इस जो टॉपिक के अंदर आए उन सूत्रों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन सूत्रों का प्रूफ आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये सूत्र किस से रिलेटेड है। जैसे कि ये रूप गुणांक का सूत्र है और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमें प्रकीर्णन परिक्षेत्र पढ़ा था। प्रकीर्णन परिक्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन परिक्षेत्र जो थीटा कोण पे अलग-अलग थीटा कोण के ऊपर परिवर्तित हो रहा है। नाभिक के प्रकीर्णन क्षेत्र जब हमने उस बिंदुवत नाभिक माना, तो उसी आधार के ऊपर जो ये चीज है, ये जो सूत्र है, ये टिपिकल सूत्र जरूर है, पर इन लोगों को आपको याद रखना है, ज्यादा ये इनके प्रूफ के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि ये डिटेलली आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बस इन सूत्रों का यूज होता है, इस वजह से ये सूत्र लिखे गए। तथा नाभिक की अलग अलग दूरियों के, नाभिक के केंद्र से अलग अलग दूरियों पर उस नाभिक के आवेश का वितरण किस प्रकार से परिवर्तित होता है, उसके बारे में इस सूत्र के द्वारा पता चलेगा। तथा उस इसी सूत्र के आधार के ऊपर जो ये ग्राफ है एक्सपोनेंशियल का इस प्रकार से डिक्रीज होता है, तथा 4.4 मोटाई के ऊपर किसी भी नाभिक में 90% से 10% उसके आवेश की घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। तो हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर यही पढ़ना था कि आवेश का वितरण या आवेश के घनत्व में अलग अलग दूरियों पे नाभिक के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन होता है, वो इस सूत्र के द्वारा हम याद कर सकते हैं। कल जो हम होंगे वो इसके अंदर इसी के अंदर सेकंड टॉपिक है मेसोनिक या म्यूनिक एक्स-रे किरण विधि के द्वारा किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के पुंज या एक्स-रे किरण द्वारा नाभिक के घनत्व के बारे में किस प्रकार से जानकारी या आवेश ऊर्जा के बारे में